आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखो, अब हम लोग यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखी हैं उसी को थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि एंथैल्पी हमारा क्या होता है, एंथैल्पी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट टेकन और रिलीज्ड बाय अ सिस्टम ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि कोई भी जो हमारी प्रोसेस हो रही है उसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या फिर कितनी रिलीज हो रही है। द चेंज इन एंथैल्पी इज डिनोटेड बाई डेल्टा एच। अब अगर डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है तो हमारी हीट या फिर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। रिएक्शन हमारी एक्जोथर्मिक होगी, प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी, है ना, वही सारी चीज़ें हैं। और अगर डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा, हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्रोसेस हमारी एंडोथर्मिक होगी और नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और बात करें हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी के बारे में, तो एंट्रोपी यहाँ पे सिंपली डिफाइंड एज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा एस से। अब अगर डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव है तो हमारी क्या होगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, प्रोसेस हमारी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस हमारा निगेटिव है तो प्रोसेस क्या होगी, रैंडमनेस डिक्रीज होगी, प्रोसेस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो बस एक चीज़ समझ लो, डेल्टा एच हमारा निगेटिव होगा, डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी हमारा ऑलवेज निगेटिव, सिंपल। और फ्री एनर्जी, अब देखो फ्री एनर्जी या फिर गिब्स फ्री एनर्जी दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब चूंकि देखो हम लोग इसको थोड़ा सा अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा अपनी बायोलॉजिकल डेफिनेशन को भी साथ में रखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फ्री एनर्जी को डिफाइन करेंगे, द फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड एज एनर्जी दैट इज एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क। यहाँ पे देखो फ्री एनर्जी की हम लोगों ने एक डेफिनेशन दे दी है। नॉर्मली देखो क्या होता है कि कोई भी सिस्टम है, जैसे अगर हम ही लोग बात करें अपनी, तो देखो एनर्जी यहाँ पे दो तरीके की होती है। एक होती है स्टोर फॉर्म में और एक होती है जो एक्चुअल में अवेलेबल होती है, मतलब वो यहाँ पे फ्री होती है कि उससे आप लोग जो है आराम से कोई भी काम कर सकते हो। तो फ्री एनर्जी यहाँ पे इसी तरीके से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, कि यहाँ पे ये फ्री होती है और इसको जो है यहाँ पे सिस्टम जो है कोई भी काम करने के लिए यूज करता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि हमें पता है। और यहाँ पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डिनोटेड बाय डेल्टा जी। अब अगर डेल्टा जी हमारा निगेटिव है, प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस है, एक्जोथर्मिक है या फिर एक्जर्गोनिक है। देखो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही सिंपल है कि जो भी प्रोसेस हमारी स्पॉन्टेनियस होगी वो हमारी हमेशा एक्जोथर्मिक होगी, यानी उसमें हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी बल्कि एनर्जी सिस्टम में रिलीज होगी। देखो तभी तो वो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, जो कि अपने आप हो जाए। जब अपने आप हो रही है तो हमें एनर्जी देनी थोड़ी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज होगी, वही चीज़ है। और डेल्टा जी अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो प्रोसेस हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है और रिएक्शन हमारी क्या है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और अगर एनर्जी हमें देनी पड़ रही है तो वो प्रोसेस क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और बात करें हम लोग यहाँ पे रिलेशनशिप फॉर्मूला बिटवीन चेंज इन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी का, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि डेल्टा जी हमारा क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो यहाँ पे भी डेल्टा आ जाएगा, जो कि जनरली होता ही है, कांस्टेंट ही होता है। और हेयर इन द अबव फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा जी क्या होता है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच हमारा क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। टी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन, देखो इन केल्विन। ठीक है, और डेल्टा एस हमारा क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक बहुत ही मेजर पोर्शन था जो कि कई लोग यहाँ पे रट लेते हैं, बट आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे अपने एक छोटे से टॉपिक के बारे में और देख लेते हैं, जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी आप लोग को देखने को मिल जाता है, तो देखो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, बस उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में देख लेते हैं। देखो एक्जोथर्मिक क्या होता है, जो कि हीट को रिलीज करती है, एंडोथर्मिक जो कि रिलीज को एब्जॉर्ब करती है। देखो एंडो, एंडो मतलब एब्जॉर्ब, एक्जो मतलब रिलीज, बाहर। एक्जो मतलब क्या होता है, बाहर। एंडो मतलब क्या होता है, अंदर, यानी ये हीट को अंदर ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। और एक्जो मतलब ये बाहर छोड़ रही है ना, हीट को रिलीज कर रही है। अब जैसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमारी क्या होती है, रिप्रेजेंट्स द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हमें पता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक्जोथर्मिक रिएक्शन रिलीजेज हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग्स और एंडोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। दे डू नॉट नीड एनर्जी टू बिगिन द रिएक्शन, यानी जो हमारी एक्जोथर्मिक है ये अपने आप ही हो जाती है, हमें कोई भी एनर्जी वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। दे ऑलवेज नीड एनर्जी टू बिगिन द रिएक्शन, यानी कि अगर हमें अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन को करवाना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज। अब देखो एक्जोथर्मिक रिएक्शन हमारी क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमारी रैंडमनेस या फिर एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती मतलब पॉजिटिव, इंक्रीज, है ना। और एंट्रोपी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज, हमेशा घटती है। और एंथैल्पी हमारी क्या होगी, एंथैल्पी हमारा निगेटिव होगा। देखो बिल्कुल उल्टा रहता है, एंट्रोपी पॉजिटिव, एंथैल्पी निगेटिव। मैं बार बार आप लोग को ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भूलो ही मत।
और एंथैल्पी हमारा क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज पॉजिटिव। देखो ये दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, देखो ये हमारा हमेशा निगेटिव होगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखना, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलवेज, जबकि यहाँ पे मैंने ऑलवेज नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या देखा था, ये दोनों कभी कभी चेंज हो जाते हैं, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी हमारा क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारा ऑलवेज नेगेटिव होगा। दे आर ऑल्सो नोन एज एक्जर्गोनिक रिएक्शन। अब देखो एक्जोथर्मिक को हम लोग यहाँ पे एक्जर्गोनिक के नाम से भी जान सकते हैं, और एंडोथर्मिक को हम लोग यहाँ पे एंडरगोनिक के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखो अगर हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा एक्जोथर्मिक है उसमें हमारा गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव होता है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा गिब्स फ्री एनर्जी और टाइम का ग्राफ है। तो देखो गिब्स फ्री एनर्जी देखो ये हमारा ऊपर है, तो यहाँ पे देखो ये रिएक्टेंट की हाई है, और जब प्रोडक्ट बन गया तो क्या हो गया, लो हो गई। देखो हाई से लो हो गई है ना। और वहीं अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, लो से हाई हो गई, ठीक है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ गई, पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गई तो एंडोथर्मिक। देखो जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है वो प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट्स की कम होगी, लेकिन जो हमारी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हमारी गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट्स की ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कम होगी, क्योंकि ये हमारी डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे होगे यार, ये तो बहुत सिंपल है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा यहाँ पे रेडॉक्स पोटेंशियल। अब देखो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, वैसे ही देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर में ही पूछा जाता है, तो हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब रेडॉक्स तो आप लोग को पता ही है, हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस में देखा था। रिडॉक्स मतलब क्या होता है, रिडॉक्स मतलब होता है हमारी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारा रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। देखो रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। देखो जो हमारा रेडॉक्स पोटेंशियल है ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया हमारा रिडॉक्स और दूसरा हो गया पोटेंशियल, जिसमें रिडॉक्स हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अब देखो जो हमारा रिडक्शन है उसके अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा ऑक्सीडेशन है उसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के टर्म में ही बात करेंगे। तो जो हमारा रिडक्शन है उसके अंदर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई प्रोसेस उसका रिडक्शन हो रहा है, कोई भी रिएक्शन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, और वहीं ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और अगर ऑक्सीजन के टर्म में बात करें तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होगा, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का गेन होगा, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का लॉस होगा। देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, बस जितना सिंपली लिखा हुआ है उतना समझ लो। तो रिडॉक्स पोटेंशियल की अगर हम लोग एक डेफिनेशन की बात करें तो रिडॉक्स पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जान सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। रिडॉक्स पोटेंशियल इज सिंपली अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ रिडॉक्स कपल टू डोनेट और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। देखो थोड़ा सा समझना, देखो रिडॉक्स पोटेंशियल हमारा क्या होता है, रिडॉक्स पोटेंशियल हमारा एक टाइप का मेजरमेंट होता है किसी भी रिडॉक्स कपल के लिए। अभी रिडॉक्स कपल हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। अभी सिंपली समझो कि कोई भी अगर रिडॉक्स कपल है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या फिर इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट कर सकता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे जो हम लोग मेजर करते हैं वही होता है हमारे यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल। यानी रिडॉक्स पोटेंशियल हमारा जो है एक टाइप का मेजरमेंट होता है जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी रिडॉक्स कपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। अब रिडॉक्स कपल क्या होता है, देखो रिडॉक्स कपल यहाँ पे क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म देन द पेयर इज कॉल्ड रिडॉक्स कपल। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में भी है और रिड्यूस फॉर्म में भी है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिडॉक्स कपल बोलते हैं। देखो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल होता है NAD+ और NADH। अब ये क्या होते हैं, देखो ये होते हैं हमारे एक टाइप के को एंजाइम। अब इनके बारे में हम लोग को आगे डिटेल में पढ़ना है। बाकी को एंजाइम क्या होते हैं, अब को एंजाइम होते हैं जो कि एंजाइम की हेल्प करते हैं। अब एंजाइम क्या होता है, देखो अभी ज़्यादा परेशान मत हो, अभी आप लोग देखो इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। सिंपली आप लोग इतना समझो कि ये हमारे एक टाइप के को एंजाइम होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो हमारा NAD+ है, ध्यान से देखना, जो हमारा NAD+ है और जो हमारा NADH है, तो यहाँ पे जो हमारा NAD+ है, देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा प्लस चार्ज है, ठीक है, यानी ये हमारा क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस है, और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन है। देखो बेसिकली वैसे तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के टर्म में है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का भी गेन हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। तो चाहे हाइड्रोजन का लॉस हो चाहे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, है ना। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो तो हम लोग उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म।
और अगर किसी का रिडक्शन होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो हमारा NAD है, ठीक है, NAD+ है, देखो ये तो हमारा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों ही फॉर्म में है। तो इसीलिए इस तरीके के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स कपल, ठीक है। यानी NAD+ हमारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, NADH हमारा क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे रिडॉक्स कपल हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे या फिर डोनेट करेंगे, इसी को मेजर करते हैं हम लोग अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के थ्रू। अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट कैसे करेंगे, हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे या डिनोट करेंगे। देखो यहाँ पे हमारी दो कंडीशन होती हैं। अगर हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल मेजर करने पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। देखो इसको सिंपली समझो, यहाँ पे सॉरी सिंगल होगा, यहाँ पे सिंगल समझो कि अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, रिडॉक्स कपल है, जो कि अगर हम लोग उसका रिडॉक्स पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं और अगर वो निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है। और अगर किसी रिडॉक्स कपल का रिडॉक्स पोटेंशियल मेजर करने पे पॉजिटिव आ रहा है तो उसका क्या होगा, ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो सिंपल है, अगर निगेटिव है तो क्या करेगा, लॉस करेगा या फिर कह सकते हो कि डोनेट करेगा, और या फिर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट करेगा, सिंपल है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम निगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल टू पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल। देखो बहुत ही सिंपल है यार, पॉजिटिव वाला क्या कह रहा है, ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो जो एक्सेप्ट करेगा उसी की तरफ तो इलेक्ट्रॉन भागेगा। या फिर इसको सिंपली समझो कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे निगेटिव चार्ज में होता है, तो निगेटिव वाला हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही तो भागेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ जो है अट्रैक्टेड होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एक और नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स। अब देखो मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, बट देखो हम लोग यहाँ पे सारे ही टॉपिक्स को एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, तो वीडियो मतलब ऑब्वियसली थोड़ी सी लंबी तो बनेगी। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इसको 2-3 बार में देख लेना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक वीडियो आप लोग एक ही बार में पूरी देखना। बाकी यार यहाँ पे टॉपिक्स तो हमें कवर करने बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में। देखो इसका नाम क्या है, एनर्जी रिच कंपाउंड्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि एनर्जी में रिच होते हैं, यानी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। तो यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पे हाई एनर्जी कंपाउंड्स भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो इसकी एक पैरामीटर भी होता होगा, यानी कैसे हम लोग बताएंगे कि कोई कंपाउंड हमारा हाई एनर्जी है। तो यहाँ पे देखो दोज कंपाउंड्स विच रिलीज एट लीस्ट और मोर देन, यानी कि या तो इसके बराबर हो या तो इससे ज़्यादा हो, कितना, 7 कैलोरी पर मोल एनर्जी एट pH 7 आर नोन एज एनर्जी रिच कंपाउंड्स। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि 7 pH पर जो है 7 कैलोरी पर मोल एनर्जी, या तो इतनी एनर्जी या तो इससे ज़्यादा एनर्जी अगर रिलीज कर रहे हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखो इसको यहाँ पे जो है ATP के पैरामीटर से भी कंपेयर किया जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि ATP के बराबर या फिर ATP से ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स। तो यहाँ पे देखो नाउ सिंस मोस्ट एनर्जी रिच कंपाउंड्स कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज हाई एनर्जी फॉस्फेट्स। अब यहाँ पे देखो हमारे जितने भी एनर्जी रिच कंपाउंड्स है अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो मोस्टली 1-2 को छोड़कर मोस्टली आप लोग को जो है फॉस्फेट ग्रुप उनके अंदर जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए एनर्जी रिच कंपाउंड्स को हम लोग हाई एनर्जी फॉस्फेट्स भी बोलते हैं। नाउ सर्टेन अदर कंपाउंड्स विच लिबरेट्स लेस दैन 7 कैलोरी पर मोल एनर्जी आर रेफर्ड एज लो एनर्जी कंपाउंड्स। अब देखो अगर कोई कंपाउंड है वो 7 कैलोरी पर मोल के बराबर या फिर उससे ज़्यादा कर रहा है तो हमारा क्या हो गया, हाई एनर्जी कंपाउंड। और अगर मान लो कोई इससे कम कर रहा है तो ऑब्वियसली हमारा लो एनर्जी हो जाएगा, सिंपल है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स के बारे में, यानी कि कितने टाइप के एनर्जी रिच कंपाउंड्स हम देखो, ये बेसिकली हमारी बॉडी की बात हो रही है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर केमिस्ट्री जो है वही चीज़ें तो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे क्लासिफिकेशन की बात करें तो देयर आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ हाई एनर्जी और एनर्जी रिच कंपाउंड्स। पहला हो गया हमारे यहाँ पे पायरोफॉस्फेट, अभी इन लोग को डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। पहला हो गया पायरोफॉस्फेट, दूसरा हो गया एसाइल फॉस्फेट, थर्ड हो गया एनॉल फॉस्फेट, फोर्थ हो गया थायोल इस्टर्स और फिफ्थ हो गया हमारा यहाँ पे ग्वानिडोफॉस्फेट। तो यहाँ पे देखो जो हमारा थायोल इस्टर है इसको छोड़ के आपको जो है बाकी सभी कंपाउंड्स में फॉस्फेट देखने को मिलेगा। ये बेसिकली हमारा एक एक्सेप्शन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपने पायरोफॉस्फेट्स के बारे में। अब देखो एक चीज़ आप लोग समझो, यहाँ पे जो हमारे एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, यानी जिनकी हम लोग बात करें एनर्जी रिच कंपाउंड्स, तो देखो यहाँ पे जो हमारे कंपाउंड्स हैं, जैसे अगर वो एनर्जी रिच हैं,
एक चीज़ आप लोग समझो, अभी देखो ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, लेकिन सिंपली समझो कि कोई भी कंपाउंड अगर एनर्जी रिच है, इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो कोई भी कंपाउंड एनर्जी रिलीज कैसे करता है, एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखना, कोई भी कंपाउंड अगर एनर्जी रिलीज करता है तो वो रिलीज होती है बॉन्ड के ब्रेकेज से। यानी कि कोई भी कंपाउंड है, जब उसका यहाँ पे बॉन्ड वगैरह ब्रेक होता है तभी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। यानी सिंपली आप लोग ये कह सकते हो कि जो एनर्जी रिच कंपाउंड्स हैं, इनके अंदर भी बेसिकली हम लोग बात करें तो एनर्जी हमारे बॉन्ड्स के अंदर ही होती है, सारे बॉन्ड्स के अंदर नहीं होती है। देखो कोई भी जो हमारा कंपाउंड है उसके हर बॉन्ड के अंदर एनर्जी नहीं होगी, कोई एक स्पेशल बॉन्ड होगा जिसके अंदर यहाँ पे एनर्जी होती है, और वही बॉन्ड जब यहाँ पे ब्रेक होता है तो हमारी क्या होती है, एनर्जी जो है रिलीज होती है। यानी कि बेसिकली एनर्जी रिच कंपाउंड्स के अंदर भी एनर्जी हमारी बॉन्ड्स के अंदर ही होती है। तो पायरोफॉस्फेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, द एनर्जी बॉन्ड्स इन पायरोफॉस्फेट्स आर एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड। यानी इनका नाम क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एसिड ग्रुप्स, मेनली फॉस्फोरिक एसिड। यानी यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड है, ये हमारा जो है कुछ हमारे एसिड ग्रुप्स होते हैं, मेनली हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है, यानी मेनली जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है उसके यहाँ पे कंडेंसेशन से फॉर्म होते हैं। अब देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा एटीपी। अब देखो एटीपी के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट अभी थोड़ी देर बाद एटीपी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, तब आप लोग को ये वाली चीज़ हम वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को अभी थोड़ा सा स्किप कर दो, अभी हम लोग बाकी चारों को समझते हैं। इस पायरोफॉस्फेट को हम लोग जो है थोड़ी देर में बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग बाकी चार को डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एसाइल फॉस्फेट्स के बारे में, तो द हाई एनर्जी बॉन्ड्स इन दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप। यानी यहाँ पे जो हमारा हाई एनर्जी बॉन्ड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में रिएक्शंस की वजह से देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होती है, देखो ये होता है हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। देखो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो नहीं पता है तो जान लो, ये तो आप लोग को मतलब छोड़ने नहीं वाला है पीछे आप लोग का, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ही देखने को मिलता रहेगा। तो जब हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे फॉस्फेट ग्रुप के बीच में रिएक्शन होती है, अब देखो इसका भी जनरली एक स्ट्रक्चर होता है, हम लोग नॉर्मली मान लो इसको एक मतलब समझ लेते हैं फॉस्फेट है हमारा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो हमारा देखो कैसे होता है, यहाँ पे जो हमारा C डबल बॉन्ड O है और O है, तो यहाँ पे ये H हमारा जो है रिप्लेस हो जाता है और फॉस्फेट ग्रुप हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे देखो जब इस तरह का हमारा जो बॉन्ड होता है, तो ये वाला जो हमारा बॉन्ड है, देखो ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पे एसाइल फॉस्फेट के अंदर हाई एनर्जी बॉन्ड। अब इसका एग्जांपल हमारा क्या होता है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइसरेट। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने इनॉल फॉस्फेट्स के बारे में, द हाई एनर्जी बॉन्ड्स प्रेजेंट हेयर इज इनॉल फॉस्फेट बॉन्ड। यानी इसका नाम क्या होता है, इनॉल फॉस्फेट बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड। देखो इस लाइन को थोड़ा समझना, इट इज फॉर्म्ड व्हेन फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कैसा होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड। देखो यानी कि एक ऐसे कार्बन एटम से बाइंड होना चाहिए जिसके पास वो डबल बॉन्ड कार्बन के पास। देखो यहाँ पे देखो इस चीज़ को देखो, यहाँ पे देखो ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब हमारा किसी ऐसे कार्बन से बाइंड होता है जिसके पास होता है डबल बॉन्ड, तो देखो इस कार्बन के पास यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो जब ऐसा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा फॉस्फेट के साथ यहाँ पे रिएक्शन करता है, तब जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है हमारा यहाँ पे इनॉल फॉस्फेट बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड CH। देखो ये पूरा कंपाउंड हम लोग नहीं बना रहे, हम लोग अपना मेन वाला ही चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा इस H की जगह हमारा क्या आ जाएगा, P, है ना, फॉस्फेट ग्रुप। तो ये होता है हमारा यहाँ पे इनॉल फॉस्फेट। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थायोल ईस्टर्स के बारे में, तो देखो इसके अंदर हमारा फॉस्फेट नहीं देखने को मिलता है। इन दिस कंपाउंड देयर इज नो फॉस्फेट ग्रुप, इंस्टेड इट हैज हाई एनर्जी थायो ईस्टर बॉन्ड। यानी इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। देखो जनरली हमारे जितने भी हाई एनर्जी कंपाउंड है उनके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ही हमारा एनर्जी का एक मेजर सोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा हाई एनर्जी होता है थायो ईस्टर बॉन्ड। नाउ थायो ईस्टर बॉन्ड रिजल्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन थायोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। देखो यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे जो हमारा थायोस्टर बॉन्ड है ये कब फॉर्म होगा, जब हमारी थायोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन होगी। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो चलो हमें पता है क्या होता है, COOH, बार बार ही देखने को मिलता रहता है। लेकिन अब ये हमारा थायोल क्या होता है, तो देखो ऑल क्या होता है, ऑल मतलब क्या होता है, ऑल मतलब अल्कोहल, हमें पता है ना, और अल्कोहल हमारा क्या होता है, OH। तो यहाँ पे देखो जब OH में से हम जो है ऑक्सीजन को रिमूव करके जो है अपने सल्फर को ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है थायोल, ठीक है, थायोल।
और जब हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड और इस थायोल के बीच में रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारा यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, थायोल ईस्टर। यहाँ पे देखो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस O की जगह देखो, इस OH की जगह पूरा हमारा यहाँ पे आ जाता है SH, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे थायोल ईस्टर्स। तो थायोल ईस्टर्स बॉन्ड थायो ईस्टर बॉन्ड्स रिजल्ट्स फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन थायोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा यहाँ पे एस्टाइल को एंजाइम A। तो ये एस्टाइल को एंजाइम A आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है आने वाले यूनिट्स में और लेक्चर्स में और सेमेस्टर्स में भी, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ग्वानिडोफॉस्फेट्स के बारे में, दे आर ऑल्सो नोन एज फॉस्फोजेंस, यानी इसको हम लोग यहाँ पे फॉस्फोजेंस के नाम से भी जानते हैं। द हाई एनर्जी बॉन्ड हेयर इज ग्वानिडीन फॉस्फेट बॉन्ड्स, और इसका एग्जांपल हमारा क्या हो गया, फॉस्फोक्रिएटिन। अब देखो ये सारे जो बॉन्ड्स हैं और जो भी हैं ये आप लोग को नोट्स में मिल जाएंगे। अभी थोड़ा सा टाइम कम था तो मैं इसको लिख नहीं पाया, बट नोट्स में आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। तो फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने ATP के बारे में। अब देखो ATP का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म होता है हमारा यहाँ पे एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारा ATP है ना, ATP ये हमारा कुछ नहीं होता है, ये हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, अब अगर आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड का लेक्चर देखा है तो आप लोग को पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो यहाँ से आप लोग लेक्चर बंद ही कर दो, क्योंकि समझ में तो कुछ आने वाला नहीं है। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे ATP का जितना भी स्ट्रक्चर देखेंगे वो हमारा उसी वाले लेक्चर से कंप्लाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को जो है समझने के लिए, इससे आगे अगर आप लोगों को समझना है तो न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक देखना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोगों ने DNA RNA और यहाँ पे अपने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को काफ़ी डिटेल में देखा था। तो अगर आप लोग को यहाँ से आगे लेक्चर समझना है तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक देख लेना, और अगर देखा हुआ है तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ATP है ना, ये हमारा क्या होता है, एक टाइप का मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम। अब देखो ये भी हमारा एक टाइप का को एंजाइम होता है। अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इन ऑल सेल्स, यानी कि हमारे पूरी बॉडी में ही ATP जो है एनर्जी का सबसे मेजर फॉर्म होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यानी कि देखो सेल के अंदर यहाँ पे इसको हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोल सकते हैं। देखो एनर्जी करेंसी का क्या मतलब है, यानी कि सेल के लिए समझ लो कि ये एक टाइप का सेल का पैसा हमारा समझ लो ATP ही होता है, ठीक है। करेंसी मतलब क्या होता है, पैसा है ना, तो यहाँ पे सेल का जो भी आप कह सकते हो कि करेंसी है वो ATP ही होती है, यानी ATP के थ्रू ही यहाँ पे सेल जो है अपने सारे काम परफॉर्म करता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई फॉस्फोराइलेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखो ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने HAP में। अभी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ अपने ATP के एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को ही देखेंगे। नाउ इट इज़ यूज्ड बाय एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन मैनी सेल्यूलर प्रोसेस, यानी कि बहुत सारी सेल्यूलर प्रोसेस में हमारा एंजाइम्स होते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, उनके द्वारा इसका जो है कंजम्पशन किया जाता है। अब यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कंटेन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। देखो इसका नाम ही है ATP, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी इसके अंदर जो है 3 फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलते हैं। अब देखो हम लोग बात करें अपने स्ट्रक्चर ऑफ ATP के बारे में, तो यहाँ पे देखो ये हमारा सिंपली एक न्यूक्लियोटाइड का ही स्ट्रक्चर है। अब ये चीज़ आप लोग को तभी समझ में आएगी जब आप लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर देखोगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग अपने ATP के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर आप लोग को जो नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेगा वो हमारा कौन सा होगा, एडेनिन। देखो नाइट्रोजनस बेस हमारे यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन और थाइमिन, यूरेसिल। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ एडेनिन होगा। देखो इसका नाम क्या है, एडेनोसिन, यानी कि एडेनिन ही होगा इसके अंदर। और इसके अंदर जो हमारी शुगर है वो भी हमारी कौन सी होगी, राइबोस शुगर। इसके अंदर आप लोग को डीऑक्सी राइबोस शुगर नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ATP का सिंथेसिस हमारा RNA ही करता है, तो इसके अंदर हमारी शुगर होगी राइबोस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर आप लोग को 3 फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो अगर हम लोग अपने नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट ग्रुप से भी हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, लेकिन ATP के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए इसका स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड वाला लेक्चर देखा है। और अगर नहीं देखा है तब भी यार चलो, अगर कोई बात नहीं देखा है, समझ तो गए ही होगे, कुछ है तो है नहीं, इसमें क्या है। अब देखो यहाँ पे देखो इस चीज़ को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। अगर हम लोग सिर्फ अपने राइबोस शुगर और एडेनिन की बात करें तो अपने इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं एडेनोसिन, ठीक है। अब अगर मान लो इसके साथ जो है सिंगल फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप जुड़ गया तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो मोनोफॉस्फेट यानी कि सिंगल फॉस्फेट। और अगर हम लोग यहाँ पे मान लो 2 ATP ग्रुप को कंसाइडर करें, ठीक है, 2, एक को छोड़ दे तो हमारा क्या होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर हम लोग तीनों को यहाँ पे जोड़ ले रहे हैं सबके साथ तो हमारा क्या होगा, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
यानी ये पूरा हो गया हमारा यहाँ पे एटीपी का स्ट्रक्चर। और अगर इसमें से 2 माइनस कर दे तो एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और अगर यहाँ पे 1 माइनस कर दें और 2 को रहने दें तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी। देखो यहाँ पे एटीपी ना 3 तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। पर एटीपी नहीं, यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस होता है, तो यहाँ पे एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और एडीपी का भी हाइड्रोलिसिस होता है तो एएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे द एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज रिलीज्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स विया हाइड्रोलिसिस। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम लोग डिस्कस करना ही भूल गए। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो ये जो हमारा एटीपी का स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखो हमारा जो ये वाला बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और हमारा जो ये वाला बॉन्ड है, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ये हमारा ये वाला फॉस्फेट ग्रुप है जो कि हमारा कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इस वाले बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। देखो यहाँ पे इसको हम लोग एनहाइड्राइड बॉन्ड नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे देखो ये जो फॉस्फेट और फॉस्फेट, और देखो इन दोनों, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो कि हमारा फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। देखो यहाँ पे समझना, अगर इन तीनों फॉस्फेट को हम लोग थोड़ा अलग से बनाएं, देखो यहाँ पे पी डबल बॉन्ड हो, ओ पी डबल बॉन्ड हो, ओ पी डबल बॉन्ड ओ, है ना, यही तो है। और यहाँ पे ये वाला क्या है, डायरेक्टली कार्बन से लिंक है। तो देखो हमारा जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है जो कि कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये हमारा हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं है, ठीक है, नहीं है, यानी इससे हमें कोई भी एनर्जी वगैरह नहीं मिलेगी। हमारा हाई एनर्जी बॉन्ड कौन सा है, हमारा हाई एनर्जी बॉन्ड है ये वाला और ये वाला। देखो इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइज बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइज बॉन्ड, ठीक है, एनहाइड्राइज बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो ये दोनों बॉन्ड हैं, यानी कि ये वाले और ये वाले, जब ये यहाँ पे ब्रेक होंगे तब यहाँ पे एटीपी से जो है हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग अपने एटीपी का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, यानी वाटर के साथ इसका जो है रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है हमारा रिलीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और अगर इस एडीपी का हम लोग दोबारा से हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमारा यहाँ पे ये फिर से जो है एएमपी में कन्वर्ट हो जाएगा, एक और फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। और अगर हम लोग चाहें तो एटीपी का जो है डायरेक्टली भी एएमपी में हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं और हमारा यहाँ पे 2 जो है फॉस्फेट ग्रुप जो है रिलीज हो जाएंगे। अब देखो जो हमारी बॉडी है ना, इसके अंदर हमारी एटीपी और एडीपी की एक साइकिल चला करती है। देखो थोड़ा सा समझना, देखो हम लोग जब कोई भी खाना खाते, देखो जो हमारा एटीपी है, ठीक है, जब इससे यहाँ पे क्या होता है, इसका यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है तो यहाँ पे ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। और जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हमारा क्या होता है, जो भी सेलुलर वर्क होता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो होती हैं। लेकिन उसके बाद देखो एटीपी का दोबारा से भी तो फॉर्मेशन जरूरी है। तो जो हमारा एडीपी है, तो जब भी हम लोग कोई खाना खाते हैं तो यहाँ पे क्या करता है, एडीपी जो है उससे एनर्जी ले लेता है, किस फॉर्म में, ग्लूकोज से, ठीक है, और यहाँ पे फिर से एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी एक पूरी साइकिल चला करती है, यानी एटीपी का सिंथेसिस भी हुआ करता है और ब्रेकडाउन भी चला करता है। और इस तरीके से हमारी बॉडी में एनर्जी का एक ट्रांसफर जो है हमें देखने को मिलता रहता है। और फाइनली हम लोग बात करें अपने बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या फिर फंक्शंस ऑफ एटीपी के बारे में। तो देखो वैसे तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है सभी एटीपी के द्वारा होते हैं, जैसे कि एटीपी इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी विद इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो इट इज़ यूज्ड इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर आप लोगों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला टॉपिक देखा था तो वहाँ पे जब हम लोग लास्ट में गए थे अपने साइकिल में तो वहाँ पे हमारा एटीपी यूज हो रहा था, ठीक है। और बात करें इट इज़ यूज्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब देखो जो हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक था तो उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट 2 टाइप के थे, पहला था हमारा पैसिव और दूसरा था एक्टिव। तो जो पैसिव था वो तो अपने आप हो जा रहा था, लेकिन जो एक्टिव था उसके लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ रही थी। तो अगर आप लोगों ने वो सारी चीज़ें पढ़ी है तो पता ही होगा, अगर नहीं भी पढ़ी है तो जान लो यार, ठीक है, कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन हो रहा है, इम्पल्स फॉर्मेशन, अभी हम लोग इसको अपने नर्वस सिस्टम में देखेंगे, और मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती है, और उसके बाद हमारा जो साइक्लिक एएमपी होता है उसका प्रीकर्सर होता है। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक हमारा और हो जाता है साइक्लिक एएमपी, ठीक है, CAMP। तो ये भी हमारा जो है हमारे कोर्स में दे रखा है। तो देखो ये टॉपिक आप लोग को नोट्स में डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम कम था, बाकी इसमें कुछ है नहीं। देखो साइक्लिक एएमपी क्या है, देखो एएमपी हमारा क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में देखो, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का हम लोग एक जनरल स्ट्रक्चर बनाए तो देखो ये हो गई हमारी यहाँ पे पेंटोज शुगर, है ना, ये पेंटोज शुगर हो गई।
और ये हो गया हमारा यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हो गया, ये हो गया नाइट्रोजनस बेस। देखो गलत हो जाए तो थोड़ा माइंड मत करना। अब देखो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब क्या हुआ कि सिंगल फॉस्फेट ग्रुप हमारा अटैच है ना, सिंगल फॉस्फेट ग्रुप हमारा अटैच है। तो यहाँ पे देखो जब हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप अगर हमारा नॉर्मली अटैच है तो हम लोग उसको बोलते हैं AMP, और जब हमारा ये फॉस्फेट ग्रुप एक साइकिल के फॉर्म में अटैच हो जाता है, देखो इसका स्ट्रक्चर आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये फॉस्फेट ग्रुप ना एक तरीके की साइकिल में बंद हो जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं साइक्लिक AMP। बस इतना सा ही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अब इसका भी कुछ यहाँ पे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग को नोट्स में देखने को मिल जाएंगी। और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लेक्चर कितना लंबा बना है, ठीक है, अभी इसको एडिट वगैरह करने के बाद देखते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ वाला लेक्चर होगा। तो आप लोग इसको 2-3 पार्ट में देखना। बाकी बाकी यार आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये सारे टॉपिक आप लोग को समझ में आए कि नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट था अभी तक का, और बहुत ज़्यादा मेरा भी दिमाग बस्ट हो गया है। ठीक है, रात के बज रही हैं 2 और हम लोगों ने रिकॉर्डिंग चालू करी थी अप्रॉक्स 12 बजे, तो 2-3 पार्ट में रिकॉर्ड किया है। देखते हैं अब इसको एडिट वगैरह करते हैं, और कल सुबह तक आप लोग को लेक्चर देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।